ये ओलिगोसैकेराइड का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में डाइसैकेराइड। ठीक है, तो देखो बोले जा रहे डाइसैकेराइड आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, पता है हमें। ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि ज्वाइन होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, दोनों मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होती हैं। ओ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओ लिंकेज देखने को मिलता है। हमने ओ लिंकेज और एन लिंकेज बात कर रखा है, अब हम नहीं देखेंगे क्या होता है। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, एसिडिटी हमें याद रख लेनी है। अब आगे बोला जा रहा है एंड आर क्लासिफाइड एज, डाइसैकेराइड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। देखो जो मोनोसैकेराइड थे वो सारे ही मोनोसैकेराइड हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर के हैं। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, बट डाइसैकेराइड कैन बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कौन होते हैं? अब दिमाग में एक पिक्चर लेके चलो, दो मोनोसैकेराइड है आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है ना, इस मोनोसैकेराइड का कार्बन यहाँ पे ये कार्बन है, इस मोनोसैकेराइड का कार्बन, इस मोनोसैकेराइड का ऑक्सीजन। ठीक है, पता है ना। और ये कार्बन कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। और ये कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट ऑक्सीजन। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर नहीं देख पा रहे तो ऐसे इमेजिन करो, देखो कार्बन नंबर 1 पहले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 और दूसरे मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट जो OH ग्रुप था नीचे, उसका H हटा दो तो बच गया O, तो यही O है, इसका O है। ठीक है ना, अब इसका O और इसका कार्बन बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में रखना। आ जाओ बात करते हैं। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड वो होते हैं, ए डाइसैकेराइड इज सेड टू बी रिड्यूसिंग, तब हम बोलेंगे कि ये डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है अगर एटलीस्ट वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन, देखो टोटल तो 2 एनोमेरिक कार्बन होंगे, एक एनोमेरिक कार्बन ये हो गया, एक एनोमेरिक कार्बन ये हो गया। डाइसैकेराइड में 2 एनोमेरिक कार्बन होंगे। ठीक है ना, तो एटलीस्ट दोनों में से किसी एक एनोमेरिक कार्बन पे हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्री OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड में से किसी एक मोनोसैकेराइड का एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होना चाहिए, जो कि फ्री OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उससे कुछ और अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं मेल्टोज में देखो ये वाला एनोमेरिक कार्बन, इस पर क्या OH ग्रुप है? नहीं, OH ग्रुप फ्री OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप तो ये रिमूव कर चुका है। अब ये वाला एनोमेरिक कार्बन देखो, इस पे OH ग्रुप है, तो हाँ हम बोलेंगे कि जो मेल्टोस है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। सच डाइसैकेराइड शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि दूसरे को किसी अनदर केमिकल कंपाउंड को ये रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, लाइक मोनोसैकेराइड भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना, दैट इज, और ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है ना, जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होते हैं वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। ठीक है, एंड अंडरगो म्यूटर रोटेशन, और ये म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये दोनों चीज़ें कौन करता है? रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। उसमें आपको म्यूटर रोटेशन देखने को मिलेगा और पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देगा ये। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मेल्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर है। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है क्या करने के लिए? रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को पता करने के लिए। ठीक है ना, रिड्यूसिंग शुगर किसी आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है, उस चीज़ को पता करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन, ठीक है ना, रिड्यूसिंग शुगर इन ए सॉल्यूशन, आपको पता करना है कि किसी सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? बेनेडिक्ट टेस्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ इन अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। देखो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ठीक है ना,
एक सेकेंड। कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ पे है, कॉपर 2+ पे है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको अपने सॉल्यूशन में ऐड करोगे, ठीक है ना, जिस सॉल्यूशन में आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है वो पता करना है। तो इस चीज़ को जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन में ऐड कर लेना। तो कॉपर 2+ ये रिड्यूस होकर कॉपर प्लस बन जाएगा, कॉपर प्लस, ठीक है ना। बेसिकली ये Cu2O ये बन जाएगा, ठीक है, Cu2O रिड्यूस होके। तो आप देख रहे हो ना, रिडक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट में ये +2 पे है और Cu2O में ये +1 पे है, तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। एंड अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, और रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलता है। वैसे एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ठीक है, जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करोगे वाटर के साथ, तो कॉपर सल्फेट का तो हमें पता है ना, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। अब ये मत पूछना कैसे होता है, क्यों होता है। कॉपर 2+ आयन की वजह से होता है, लोअर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज़। कॉपर 2+ के आयन की वजह से उसका कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। तो ये सॉल्यूशन को देखो, इस सॉल्यूशन को देखो, जब वाटर के साथ इसको टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो ब्लू कलर कहीं चेंज नहीं होगा। जब आप करोगे सुक्रोज के साथ फिर भी चेंज नहीं होगा। तो इससे पता चलता है हमें सुक्रोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज तो हमारे पास मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज तो हमारे मोनोसेक्राइड है। हम जानते हैं कि सारे ही मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर का आपको पीपीटी देखने को मिलेगा, ठीक है। बस यही। इसको आप मेल्टोस के साथ भी करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, मेल्टोस के साथ भी करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। अब देखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड। ए डाइसैक्राइड इज सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग इफ सेम चीज़ें उसकी एनोमेरिक कार्बन पे जो है फ्री OH ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फ्री OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। None of the anomeric carbon of the constituent monosaccharide has free OH group. None of the anomeric carbon, किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। बस सच डाइसैक्राइड नीदर शो म्यूटारोटेशन, ऐसे डाइसैक्राइड म्यूटारोटेशन भी नहीं शो करेंगे, और ना ही ये पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, ठीक है ना, लाइक सुक्रोज, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जांपल याद रख लो, ठीक है ना। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, मेल्टोस इज रिड्यूसिंग। मेल्टोस इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मेल्टोस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर में मेल्टोस के बारे में ही, ठीक है ना। देखो, सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर अप्लाई टू अदर ओलिगोसैकेराइड डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट वन ऑफ द टर्मिनल एनोमेरिक कार्बन हैज फ्री OH, ठीक है ना। बाकी भी आप जो देखोगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, कुछ भी देखोगे तो हम यही बात करेंगे कि एनोमेरिक कार्बन पे आपके पास OH ग्रुप है या नहीं है, ठीक है ना। देखो, टर्मिनल OH, टर्मिनल जो बोल रहे हैं कि टर्मिनल एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि जो हमारा ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसका जो OH है इसको तो लूज करना ही पड़ेगा, तभी तो ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, ठीक है ना। इसको तो लूज करना ही पड़ेगा, तो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। तो हम टर्मिनल एनोमेरिक कार्बन को ही देख सकते हैं। तो इसका एनोमेरिक कार्बन के पास अगर OH होगा तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा बिना OH को रिमूव किए। इसलिए बोला जा रहा है क्या कि टर्मिनल एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप फ्री है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रिड्यूसिंग नेचर का है, नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। सिंपल बात है, आगे बढ़ो। लेट अस डिस्कस अबाउट सम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सब कॉमन डाइसैकेराइड। देख लो, सबसे पहले मेल्टोस की बात करते हैं। तो बात करते हैं मेल्टोस के बारे में। वैसे तो मैंने इसका अच्छा खासा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है ना, बट आगे बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है,
ठीक है ना, बहुत सारे मिस्टेक्स दे रखे हैं। जैसे पहला मिस्टेक देखो, कुछ मिस्टेक्स में दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे बोल रखा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये, ठीक है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देखने को मिल भी रहा है कि जो अल्फा कार्बन में है उसके नीचे रहा होगा OH, ठीक है ना, और ये जो कार्बन नंबर 4 था उसके नीचे OH रहा होगा, ये ऊपर तो H होगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये तो अल्फा है, OH नीचे है, ठीक है ना, और ये वाला ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन पे देखो OH ऊपर है, तो ये बीटा ग्लूकोज है, तो ठीक तो है बीटा डी ग्लूकोज, बट इसको इसने बीटा डी ग्लूकोज बोल रखा है, बताओ। और बोल भी रखा है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कि अल्फा फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है अल्फा कार्बन, जो बोलते हो अल्फा फॉर्म, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके ऊपर OH ग्रुप नीचे की ओर है, तो इसको बीटा फॉर्म बोल रखा है इधर, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ठीक है ना, ये बीटा फॉर्म नहीं है, ये अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अब देखो मैं समझाता हूँ, पहले तो ये थोड़ी बातें कर लेते हैं। बोल जा रहे हैं मेल्टोस, इट इज़ ए होमोडाइसेकेराइड एज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल, ठीक है ना, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है मेल्टोस, ज्वाइन टुगेदर बाय 1,4 लिंकेज होती है, कार्बन नंबर 1 जुड़ता है कार्बन नंबर 4 से, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ टाइप्स की हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलती है, हमें पता है ओ टाइप क्या होता है। इट मीन्स कार्बन नंबर 1 ऑफ डी ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर डी ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 इनके बीच में बॉन्डिंग है थ्रू ऑक्सीजन एटम के थ्रू, ठीक है ना। सिंस एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन ऑफ डी ग्लूकोज इज मेल्टोस, इन मेल्टोस इज फ्री, जो एनोमेरिक कार्बन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो एनोमेरिक कार्बन आपको देखने को मिलता है, दो में से एक एनोमेरिक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर OH ग्रुप फ्री OH ग्रुप है, दो में से एक एनोमेरिक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर फ्री OH ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। इट एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जो मेल्टोस है वो अल्फा मेल्टोस और बीटा मेल्टोस दोनों टाइप के होते हैं, बात करेंगे। और ये म्यूटर रोटेशन शो करते हैं, ठीक है, म्यूटर रोटेशन शो करते हैं, और ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे। और सिस्टमेटिक नेम हमें लिखना आता है, सबसे पहले बताओ किस टाइप है, कौन सा टाइप है, O टाइप है, फिर पहले वाले यूनिट का नाम लिखो, अल्फा फॉर्म है तो लिख दिया हमने अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल लिखेंगे, ठीक है ना, पता है ना, फिर लिंकेज दिखाएंगे 1 to 4 लिंक हुआ है, देन दूसरे वाले दूसरे वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, दूसरे वाले पोर्शन का नाम, ठीक है ना, जो दूसरा वाला डाइसेक्राइड है उसका नाम, तो दूसरा वाले का नाम रहेगा डी ग्लूकोपाइनोस। एक सेकंड थोड़ा आगे देखो अब, तो अब देखो सिंपल सी बातें हैं, अल्फा मेल्टोस और बीटा मेल्टोस के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखो। देखो ग्लूकोज का तो आपको स्ट्रक्चर याद है ना, तो अब देखो अल्फा मेल्टोस, अल्फा मेल्टोस में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अल्फा मेल्टोस में जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो दोनों ही अल्फा फॉर्म है, ठीक है ना, अल्फा मेल्टोस में दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा टाइप है, मीन्स कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे डाइमर फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अब बीटा मेल्टोस में आ जाओ, बीटा मेल्टोस में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा मेल्टोस में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा मेल्टोस में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो बीटा मेल्टोस में आपको देखने को मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जब डाइमर फॉर्म करते हैं तो वो सेलो बायोस फॉर्म करते हैं। इधर देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला देखो, ऊपर की ओर OH है, ऊपर की ओर OH है, तो हम इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म, मीन्स ये बीटा डी ग्लूकोज है। यहाँ पे भी देखो OH ऊपर की ओर रहा होगा क्योंकि नीचे H है, OH ऊपर की ओर रहा होगा, तो ये भी बीटा फॉर्म है, तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन ये तो हमारे पास सेलो बायोस है, ये तो स्ट्रक्चर सेलो बायोस का है, ठीक है ना, ये सेलो बायोस है, तब आप कैसे बोल सकते हो कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलके बीटा बीटा मेल्टोस फॉर्म करेंगे, कैसे बोल सकते हो, जब आप दिखा भी रहे हो कि नीचे की ओर OH था, नीचे की ओर से लिंकेज हो रहा है, ठीक है ना, आपने तो दिखा रखा है ना, आप बता भी रहे हो यहाँ पे देखो अल्फा, ठीक है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो कैसे हो सकता है ये चीज़, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी थी, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डाइसैकेराइड,
डिपेंड्स ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी फ्री एनोमेरिक कार्बन। अल्फा और बीटा फॉर्म जो होता है वो हम एनोमेरिक कार्बन के हिसाब से बताते हैं कि एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर नीचे की ओर है तो हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर ऊपर की ओर है तो हम बोलते हैं बीटा फॉर्म, ठीक है ना। डी ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। एल ग्लूकोज के लिए उल्टा हो जाता है। एल ग्लूकोज में अगर OH नीचे है, एल ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पे एल सुनो ध्यान से, एल ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर नीचे की ओर है तब हम उसको बोलते हैं बीटा, और OH ऊपर की ओर होता है तब बोलते हैं अल्फा, एल के लिए। डी के लिए ऐसा होता है, डी फॉर्म के लिए, डी ग्लूकोज के लिए जब आपके पास OH एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे की ओर होगा तब बोलेंगे अल्फा, ऊपर की ओर होगा तब बोलेंगे बीटा। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है एल केस के लिए, ठीक है ना। हाँ जो maltose इज फाउंड इन माल्ट, ठीक है ना, विच इज़ यूज्ड इन बिवरेजेस सच एज माल्टेड मिल्क, आपका विस्की हो गया, आपका बियर हो गया, इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना, मेल्टोस। देखो, मेल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय अलाउइंग ग्रेन्स पर्टिकुलरली बार्ली टू सोक इन वाटर। बार्ले को पहले वाटर में सोक करा दिया जाता है एंड थोड़ा जब ये जर्मिनेट हो रहा होता है, ठीक है ना, जर्मिनेशन के दौरान एक इंजाइम्स होती है, डायस्टेजेस करके इंजाइम प्रोड्यूस होती है सीड में, ठीक है, जो जर्मिनेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, और ये क्या करवाती है, हाइड्रोलाइज कर देती है स्टार्च को माल्ट में। देखो आपकी जो बार्ली है उनमें स्टार्च है, उसमें स्टार्च है, लेकिन जब आप उसको जर्मिनेट करवाओगे ना तो जर्मिनेशन के दौरान एक इंजाइम्स उसमें एक्टिवेट हो जाती है डायस्टेजेस नाम करके, और वो क्या करती है, वो आपके वो आपके मेल्टोस को, सॉरी, वो आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है मेल्टोस में। मेल्टोस बोलो, माल्ट बोलो, एक ही चीज़ है। तो आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है मेल्टोस में, ठीक है ना, वही बोला जा रहा है, मेल्टोस इज फाउंड इन माल्ट विच इज़ यूज्ड इन बिवरेजेस सच एज मेल्टेड मिल्क। इन ह्यूमंस इट इज़ पार्शियली हाइड्रोलाइज ऑफ स्टार्च। स्टार्च का पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है ना। स्टार्च हम जानते हैं एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, और इसका जब इस पॉलीसेकेराइड का स्टार्च का जब हम क्या कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे, डाइजेशन के दौरान इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मेल्टोस में, ठीक है। मेल्टोस कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मेल्टोस को आप क्या कर सकते हो, फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करा सकते हो और आपको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मेल्टोस को तोड़ोगे तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, ओके। और ये जो मेल्टोस को तोड़ने का काम करता है, ये एक एंजाइम करता है मेल्टेज करके, प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। हमने वैसे अगर आपने पढ़ रखा है क्या चैप्टर था 11th में, डाइजेशन ऐसा करके, अब तो हट भी गया था ऐसे, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ भी रखा होगा इस चीज़ को। अदर होमोडाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज इज आइसोमेल्टोस और सेलोबायोस। आइसोमेल्टोस एंड सेलोबायोस को देखो, ये है हमारा सेलोबायोस, ये है हमारा आइसोमेल्टोस, ये है हमारा क्या, मेल्टोस, ठीक है ना। तो देखो, दे आर फॉर्म बाय डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के डाइजेशन मीन्स जब सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा तब आपको मिलेगा क्या, सेलोबायोस, ठीक है। वाइल आइसोमेल्टोस इज अल्फा 1,6 आइसोमर ऑफ मेल्टोस। देखो आइसोमेल्टोस, देखो अल्फा, अल्फा क्योंकि ये वाला फॉर्म अल्फा है, ये वाला फॉर्म अल्फा है, अल्फा दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्म अल्फा पहचान पा रहे हो, ये वाला फॉर्म बीटा है। तो अल्फा का वन वन अल्फा 1,6 लिंकेज आपको दिख रहे हो, 1,6 लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। ये छठे कार्बन से जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ये 4th कार्बन से नहीं जुड़ता है, छठे कार्बन से जुड़ता है। 6 कार्बन पे क्या था, CH2OH, तो इसका एक H लूज कर दो, और कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन पे क्या करो, OH ग्रुप लीव कर दो, ठीक है ना, तो वाटर हटा देना यहाँ से, देन आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और सेलोबायोस, जो सेलोबायोस है वो बीटा 1,4 लिंकेज शो करता है। देखो सेलोबायोस में आप ये दिख रहा है आपको सेलोबायोस, तो ये फॉर्म आपको बीटा दिख रही है क्योंकि ये इसमें OH ऊपर की ओर है, OH यहाँ पे था, ठीक है ना, ये फॉर्म बीटा है, ये भी फॉर्म बीटा है, वैसे दोनों ही फॉर्म बीटा है, लेकिन बीटा, ये बीटा फॉर्म है, 1 1 और ये 4, बीटा 1,4 लिंकेज आप आसानी से पहचान पा रहे हो। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, तो देखो ये नीचे OH ग्रुप नीचे रहा होगा तो इसको हम अल्फा अल्फा बोलेंगे, अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज है ये बीटा 1,4 लिंकेज है। इसको देख के आप बोलोगे ये तो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो अल्फा 1,6 छठे कार्बन से जुड़ा है, तो अल्फा 1,6 लिंकेज। आप कुछ भी देखो, आप देखो क्या, इसको पहचानो, क्या बोलोगे, ये ऊपर की ओर से हटा हुआ है तो बीटा हो गया, बीटा 1,4 4 से जुड़ा हुआ है, बीटा 1,4 लिंकेज। ये देखो इधर,
ये क्या बोलोगे, ओ एच नीचे की ओर था, तो आप इसको बोलोगे क्या, अल्फा। अल्फा, और ये फोर्थ सेकंड कार्बन से जुड़ा है क्या, हाँ इधर सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो बीटा वन टू लिंकेज बोलोगे आप, सॉरी, अल्फा वन टू लिंकेज, अल्फा वन टू लिंकेज बोलोगे, अल्फा वन टू लिंकेज बोलोगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो दूसरे का फॉर्म भी जो ये वाला दूसरा वाला जो मोलिक्यूल है, ठीक है ना, तो इसका फॉर्म भी बता देगा कि ये बीटा फॉर्म है, ठीक है ना, ये इसका ये भी दिखा गया है इधर। इसको पहचानो, ये ओ एच नीचे की ओर रहा होगा तो ये अल्फा, ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर वन से, तो अल्फा वन वन लिंकेज आपको दिख रहा है। इसको पहचानो, ये है आपका नीचे की ओर है, तो ओ एच अल्फा हो गया, ये अल्फा, और ये जुड़ा हुआ है दो नंबर से, तो अल्फा वन टू लिंकेज आपको दिख रहा है। आगे बात बताएंगे कि यहाँ पे बीटा इसको क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम जस्ट सिंपल सा देख रहे हैं। इसमें देखो, कार्बन नंबर वन ओ एच नीचे नीचे की ओर था, तो ये अल्फा बोलोगे आप, अल्फा बोलोगे, और ये कार्बन नंबर छः से जुड़ा हुआ है, अल्फा वन सिक्स लिंकेज। इधर पहचानो, कार्बन नंबर वन नीचे की ओर ओ एच के ऊपर, तो एच एच है, नीचे की ओर ओ एच रहा होगा, और ये कार्बन नंबर छः वापस से अल्फा वन सिक्स लिंकेज, अल्फा वन सिक्स लिंकेज आपको हर जगह दिख रहा है। तो ये लिंकेज पहचानना आपको सिंपल सा है, अभी तक तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सिंपल से। अभी आगे और बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में। Their systematic names are अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल 16 डी ग्लूकोपाइन, नेम तो आप लिख लोगे ना, नेम क्या है, ये देखो अल्फा फॉर्म, इसका नाम ये तो छोड़ो, सेलोबायस को देखते हैं। ये बताओ ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, तो आप बोलोगे बीटा, बीटा डी ग्लूको, ये ग्लू बीटा है, और ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म है, तो बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, बीटा डी ग्लूको, बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, फिर आप लिंकेज दिखाओगे कि कैसे लिंक हुआ है, वन सिक्स से, तो वन और फोर से लिंकेज हुआ है, तो वन फोर लिंकेज बताओगे। फिर दूसरे वाले का नाम क्या, दूसरे वाले यहाँ पे क्या है, बीटा, तो बीटा ग्लूकोपाइनोसाइल, ठीक है ना, पाइनोज बोल दोगे। तो ये नॉर्मल सी नेमिंग है, हमें आती है। बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल वन फोर डी ग्लूकोपाइनोज, ये किसका है, इसका देखो क्या लिखोगे नेमिंग, इसका अगर नाम लिखना है तो ये नीचे की ओर है, तो ओ एच, हाँ, तो ये हो गया हमारा अल्फा फॉर्म, अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल वन सिक्स, देन दूसरे वाले का नाम बीटा डी ग्लूकोपाइनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइनोज, कहाँ गया, डी ग्लूकोपाइनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल वन फोर वन सिक्स कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, हाँ ये इसका नाम है, हाँ आइसोमेल्टोस का नाम है ये, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोसाइल वन सिक्स डी ग्लूकोपाइनोज, ठीक है, एंड ये किसका नाम है, बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल, ये रहा बीटा डी ग्लूकोपाइनोसाइल वन फोर, ठीक है, ग्लूकोपाइनोज, हाँ ये आपका नाम है सेलोबायोस का, ये नाम आपको दे रखा है सेलोबायोस का, ठीक है ना, तो नाम हमें लिखना आता है सिंपल सिंपल से। The enzyme maltase catalyzes the hydrolysis of glycosidic bond in maltose, but it is not able to cleave the beta isomer, ठीक है ना, जो आपके पास मेल्टोज है, वो क्या कर पाएगा, वो कैटलाइज कर देता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा वाला, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज अल्फा वन फोर लिंकेज वाला, या तो अल्फा वन सिक्स लिंकेज, इसको वो कैटलाइज कर देगा, ठीक है ना, लेकिन बीटा आइसोमर को वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास दे रखा है क्या, इधर देखो, ये है आपका बीटा वन फोर लिंकेज, तो इसको वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा, बीटा वन फोर लिंकेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, बीटा वन फोर लिंकेज, तो आपके पास जो मेल्टेज एंजाइम है वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ पाता है, अल्फा वन फोर लिंकेज को, ठीक। तो स्ट्रक्चर के लिए अभी सिंपल सा ऐसे मानो, देखो चीज़ें नोट करो, क्या बोलोगे, मैं अल्फा मेल्टोस के लिए बताता हूँ, मेल्टोस के दो फॉर्म अल्फा और बीटा, तो अल्फा और अल्फा को जब मिलाओगे, अल्फा और अल्फा को मिलाओगे, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज लिख लो कहीं पे, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, तो ये अल्फा मेल्टोस देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा मेल्टोस देते हैं, और बीटा डी सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा अल्फा दोनों अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा
तो ये आपका अल्फा मेल्टोस, अल्फा बीटा तो ये आपका बीटा मेल्टोस, ठीक है ना। और बीटा बीटा दोनों ही अगर बीटा है, ठीक है ना, बीटा डी ग्लूकोज तो ये आपका सेलोबायोस होगा, बीटा डी ग्लूकोज ये आपका सेलोबायोस होगा, ठीक है ना। लिंकेज याद रखनी है, इन सब में लिंकेज हमें 1,4 की रखनी है, ठीक है ना। और जो आपका एक आइसोमेल्टोज है, आइसोमेल्टोज में आपको 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है, आइसोमेल्टोज में 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है अल्फा और बीटा के बीच में। देखो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज तो ये आप बोलोगे अल्फा मेल्टोज, ठीक है ना। और लिंकेज कैसा रहना चाहिए, लिंकेज कैसा रहना चाहिए 1,4। वापस आ जाओ, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ये है आपका बीटा मेल्टोज, लिंकेज कैसा होना चाहिए 1,4 लिंकेज 1,4 कर लो इतना, ठीक है ना। अब आपका बीटा डी ग्लूकोज देन बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज कैसा 1,4 लिंकेज 1,4, ठीक है ना। तो ये आपका सेलोबायोस, ठीक है। अब आ जाओ क्या अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज 1,6 लिंकेज, ठीक है ना, 1,6 लिंकेज। अगर 1,4 लिंकेज होता, अगर यहाँ पे 1,4 लिंकेज होता तो आपको बीटा मेल्टोज मिल जाता। अगर यहाँ पे 1,4 लिंकेज होता, अगर यहाँ पे 1,4 लिंकेज होता, अगर यहाँ पे 1,4 लिंकेज होता तो आपको बीटा ग्लूकोज देखने को मिलता, ठीक है ना। बट 1,6 लिंकेज है तो हम बोलेंगे ये आइसोमेल्टोज है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, सिंपल से हैं, नेम लिखना तो हमें आता है, स्ट्रक्चर पहचानना आता है, अब क्या करना है हमें। अगर आपने सारे इससे पहले जो मैंने लेक्चर करा रखे थे, अगर आपने वो सारे देख रखे हैं तब आपको ये चीज़ें ईजी लगनी चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल बात करते हैं अब लैक्टोज की, ठीक है। तो बात करते हैं लैक्टोज की, ठीक है। लैक्टोज अगर नेचुरली इन मिल्क, आपको मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना। हैंस इट इज़ नोन एज मिल्क शुगर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। इट इज़ ए हेट्रोडाइसैकेराइड, क्यों, क्योंकि ये बना होता है आपके पास गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलके, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोज, हाँ हमेशा बीटा डी गैलेक्टोज ही होगा, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज का अल्फा भी फॉर्म हो सकता है, बीटा फॉर्म भी हो सकता है। मतलब समझो ये बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी गैलेक्टोज प्लस में बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो जब आप बीटा डी ग्लूकोज, जब आप बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, जो ये एग्जांपल दे भी रखा है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये जो आप डाइमर देख रहे हो तो इसको आप बोलोगे क्या, बीटा लैक्टोज, इसको आप बोलोगे बीटा लैक्टोज। लैक्टोज का और एक फॉर्म है अल्फा लैक्टोज। अल्फा लैक्टोज में अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है, बीटा गैलेक्टोज तो दोनों में ही होगा। लैक्टोज का अल्फा फॉर्म या लैक्टोज का बीटा फॉर्म, देखो ध्यान से सुनो, अल्फा लैक्टोज बीटा लैक्टोज दोनों में ही बीटा गैलेक्टोज होते हैं, अल्फा लैक्टोज या तो बीटा लैक्टोज दोनों में ही बीटा गैलेक्टोज होते हैं। फर्क आ जाता है ग्लूकोज के मामले में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कैन बी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ठीक है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज जब होगा तो हम बोलेंगे ये अल्फा लैक्टोज है, जब बीटा डी ग्लूकोज होगा तब हम बोलेंगे बीटा लैक्टोज है। ओके, लिंकेज आप साफ साफ देख पा रहे हो, 1,4 लिंकेज, ठीक है ना, 1,4 लिंकेज आपको दिख रही है। अब ये भी देख पा रहे हो कि ये बीटा फॉर्म है, क्यों, OH ऊपर की ओर है। आप देख पा रहे हो ये भी बीटा है क्योंकि OH ऊपर की ओर है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अल्फा फॉर्म बनाना था ना हमें, चलो अल्फा फॉर्म बनाना है तो क्या करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। अगर आपको अल्फा ये तो बीटा लैक्टोस है, ये बीटा लैक्टोस है, अल्फा लैक्टोस करना है, ये OH हटाओ, अब ये आपका बन गया अल्फा लैक्टोस, क्योंकि अब ये अल्फा ग्लूकोस आ गया, ये अल्फा ग्लूकोस है, अब ये अल्फा डी ग्लूकोस है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये है आपके पास क्या, अल्फा लैक्टोस, और बीटा लैक्टोस तो हमें दिखा ही था। 1,4 लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता है हमें। सिंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना,
फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो आप बोल सकते हो इसको क्या ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। एनोमेरिक कार्बन पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, जो ग्लूकोज, देखो गैलेक्टोज वाले पार्ट में तो ओ OH फ्री नहीं है। गैलेक्टोज वाले पार्ट में ओ OH कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। गैलेक्टोज वाले पार्ट में ओ OH दिख रहा है क्या, क्या इस पोर्शन में आपको ओ OH दिख रहा है क्या, नहीं, इस पार्ट में आपको ओ OH नहीं दिख रहा। ग्लूकोज वाले पार्ट में आपको ओ OH फ्री ओ OH देखने को मिलता है एनोमेरिक कार्बन पे, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि ग्लूकोज वाले पार्ट पे आपके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन है, फ्री एनोमेरिक कार्बन पे, सॉरी, एनोमेरिक कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा और ये क्या करेगा, कहाँ गया, म्यूटर रोटेशन भी शो करेगा। ये दोनों काम ये करेगा, आराम से करेगा, ठीक है ना। आगे देखो, लैक्टोस एग्जिस्ट इन एनोमेरिक अल्फा एंड बीटा फॉर्म, हमने बात भी कर लिया, ठीक है ना, अल्फा लैक्टोस और बीटा लैक्टोस, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम हम आराम से देख सकते हैं, इसका नाम क्या दोगे आप, आ जाओ। सबसे पहले लिंकेज बताओ, लिंकेज क्या है, ओ लिंक, हाँ सॉरी, सबसे पहले टाइप बताओ, ओ टाइप है, ठीक है। अब ये क्या है, पहले इस वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, तो ये है हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोस बोल देना, गैलेक्टो पाइरेनोसाइल, ओके। लिंकेज बताओ 1,4 अब क्या बोलोगे, अब इस वाले पार्ट का नाम, ये है आपके पास बीटा डी ग्लूको, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है, सिंपल है। देखो ओ, पहले तो हमने टाइप बता दिया, देन बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइल, देन 1,4 लिंकेज, फिर डी ग्लूकोपाइरेनोस, सिंपल नेमिंग है, नेमिंग तो आपको बताई है मैंने, ठीक है ना। आगे आ जाओ, लैक्टोज हैज ए डाइटरी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो क्या बात है ना, कि लैक्टोज जो होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लैक्टोज इन मिल्क कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। आपने ऐसा नहीं है कि लैक्टोज, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो लैक्टोज को डायरेक्टली क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, आपकी बॉडी लैक्टोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। लैक्टोज को पहले तोड़ो, लैक्टोज को तोड़ो किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, तो इट इज़ हाइड्रोलाइज टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर, ठीक है ना, बाय द एंजाइम बीटा डी गैलेक्टोसिडेज। ये तो आप इसको लैक्टेज के नाम से भी जानते हो, लैक्टेज बोल दो, ये तो बीटा डी गैलेक्टोसिडेज, बीटा डी गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये वाला एंजाइम, जो क्या कर देता है, जो आपके पास जो आपके पास लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्ली स्टेज, ठीक है ना, हमारी लाइफ के अर्ली स्टेज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, ठीक है ना, हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, तो ये एंजाइम हमारे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में इस एंजाइम की कमी होने लग जाती है। एज मिल्क इज द मेन डाइट, इनिशियली जो था जब हम बेबी थे, तो इनिशियली हमारे पास हमारी डाइट में मिल्क ज़्यादा था, ठीक है ना। हम जब कोई न्यू बॉर्न बेबी है वो ज़्यादा मिल्क ही कंज्यूम करता है, ठीक ना, तो उनमें देखा जाता है कि लैक्टेज नाम का एंजाइम ज़्यादा पाया जाएगा, उनमें लैक्टेज नाम का एंजाइम ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उनका जो डाइट है उनमें मिल्क ही ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर वो मिल्क, ये तो मिल्क रिलेटेड चीज़ें ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट कोई ऐसा पर्सन जिसने पूरे लाइफ टाइम अपना मिल्क प्रोडक्ट को खाया है, ठीक है ना, जैसे हम क्या होते हैं, हम लोग 10 साल से ऊपर होने के बाद मिल्क से दूर भागने लग जाते हैं, ठीक है ना, मिल्क वाले प्रोडक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं। तो हमारे शरीर में लैक्टेज का क्या हो जाएगा, लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है उसकी कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम चाहें दूध या तो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाने की सोचें, तो हमारे में ये चीज़ें दिक्कत आएगी उनको डाइजेस्ट करने में, ठीक है ना। हाउएवर इट्स लेवल डिक्रीजेस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस व्हेन दे शिफ्ट अदर फॉर्म ऑफ डाइट, ठीक है ना, हम मिल्क से अदर फॉर्म ऑफ डाइट में शिफ्ट कर जाएंगे, तो जो एंजाइम है उसकी कमी पड़ने लग जाएंगी। Most Africans, almost all Asians have a low level of this enzyme, कम होती है एंजाइम। Deficiency of this enzyme causes a disorder known as lactose intolerance, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो, you would be amused to know that
इन पॉपुलेशन विच कॉन्टिन्यूड टू यूज डाइटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन डाइटरी प्रोडक्ट्स को कभी छोड़े ही नहीं, ठीक है ना, हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उनमें देखा जाएगा थ्रू आउट देयर लाइफ लेवल ऑफ लैक्टेज डिक्रीजेस बट ओनली मीडियली विद एज, बहुत कम डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम, इतना कम कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, एंड हैंस डू नॉट कॉज मच मच ट्रबल, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, उनको लैक्टोज कंज्यूम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम डाइटरी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, ठीक है ना। बट जो लोग अपना डाइट शिफ्ट कर गए, ठीक है ना, डाइटरी प्रोडक्ट से वो शिफ्ट कर गए अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, तो उनमें ये दिक्कत आएंगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, उन वो लैक्टोज को क्या कर पाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, उसका डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, व्हेन मिल्क इज इंजेस्टेड, जब आप मिल्क जो मिल्क से बने प्रोडक्ट्स खाते हो, इट मूव थ्रू द इंटेस्टाइन के थ्रू वो मूव करेगा, और वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमने बात कर लिया क्यों, क्योंकि लैक्टोज जो लैक्टेज एंजाइम है वो कम पड़ जाएगा, ड्यू टू वेरी लो लेवल ऑफ लैक्टेज, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा इस वजह से, एंड एंटर्स इन द कोलोन, ठीक है ना, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, बात कर रखी थी शायद से हमने पहले कभी, ठीक है ना, लोअर क्लासेस में, वेयर जहाँ पे बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो क्या कहता है, अब ये जो अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड लैक्टोज है, ठीक है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देगा, जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो उसको कन्वर्ट कर देगा CO2 H2 और सब कुछ एसिड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पर बनते हैं जो इरिटेट करते हैं हमें, इरिटेट्स दी डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है ना, एंड पेनफुल कंडीशन यहाँ पे आती है, जिसको इसी को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब देखो दिस कंडीशन इज फाउंड इन सम इन्फेंट्स, कुछ बच्चों में भी पाया जाता है, कुछ नवजात शिशु में भी पाया जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, बीटा डी गैलेक्टोसिडेज, ये तो लैक्टेज बोल लो, इसकी डिफिशियंसी के कारण इन दी इंटेस्टाइन, इन सच केसेस मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट आर नॉट वेल टॉलरेटेड, ऐसे केस में मिल्क, ये तो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट को खाने पे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो बस इतनी बात थी लैक्टोज के बारे में, और कुछ है नहीं, सिंपल सा है, लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है, गैलेक्टोज का हमेशा बीटा फॉर्म लेना, तो बीटा डी गैलेक्टोज प्लस में अल्फा डी ग्लूकोज भी ले सकते हो और बीटा डी ग्लूकोज भी ले सकते हो, जब आप अल्फा डी ग्लूकोज लोगे तो बोलोगे अल्फा लैक्टोज, जब आप बीटा डी ग्लूकोज लोगे तो आप बोलोगे बीटा बीटा लैक्टोज, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है, क्योंकि जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो ग्लूकोज वाला पार्ट है उसमें आपको फ्री OH ग्रुप देखने को मिल जाएगा आराम से, लिंकेज 1,4 लिंकेज होता है, नाम लिखना हमें आता है, ठीक है ना, और लैक्टोज इंटॉलरेंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है, क्यों, इसकी ये जब अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो जब ये कोलोन में चला जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको CO2 H2 और सम ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जो इरिटेट करेंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, ठीक है ना, और ये एक पेनफुल कंडीशन अराइज होगा, जो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। कुछ बच्चों में भी पाया जाता है कि एंजाइम्स की डेफिशिएंसी पड़ गई, ठीक है ना, अच्छे से एंजाइम्स बना नहीं कुछ बच्चों में, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सुक्रोज की। तो बात करते हैं हम सुक्रोज की। सुक्रोज इज द मोस्ट अबंडेंट डाइसेक्राइड एंड इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट है ये, और टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से आती है मेन चीज़, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, ठीक है ना, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके क्या बना होता है, सुक्रोज। वैसे तो यहाँ बीटा बोल रखा है, लेकिन ये आपको दिख रहा है कि ये कार्बन नंबर 1, सॉरी कार्बन नंबर 2, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक होता है ना, ठीक है ना, तो कार्बन नंबर 2 के नीचे की ओर OH है, तो ये अल्फ़ा होना चाहिए, तो हम CH2OH को नीचे कर दो, एक सेकेंड रुकना जरा सा, CH2OH, ठीक है ना, ओके, और इसको भी थोड़ा मिटो,
ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ठीक है। तो OH ऊपर की ओर था, OH ऊपर की ओर था, OH ऊपर की ओर था, तब हम इसको बोलेंगे कि ये बीटा फॉर्म है, बीटा डिफ्रक्टोज, ठीक है ना, बीटा डिफ्रक्टोज। तो ये है आपका बीटा डिफ्रक्टोज, ठीक है ना। अगर आप CH2OH ऊपर के लिए और लिख देते हो मीन्स OH नीचे रहा होगा। अगर OH नीचे रहा था, ठीक है ना, तब वो अल्फा फॉर्म था, वो अल्फा फॉर्म था। तो हम अल्फा फॉर्म नहीं देखेंगे, ठीक है ना, अल्फा फॉर्म नहीं होता है। बीटा डिफ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डिफ्रक्टोज। अल्फा तो आप देख ही रहे हो ना, OH नीचे था। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है हमारे पास क्या, सुक्रोज, ये याद रखिएगा। और 1-2 लिंकेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कार्बन नंबर 1 जुड़ा होता है कार्बन नंबर 2 से, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 जुड़ा होता है कार्बन नंबर 2 से, ठीक है ना, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। अब हम जानते हैं फ्रक्टोज जो है फ्यूरेन रिंग है, फ्रक्टोज में फ्यूरेन रिंग होता है, ये पायरेन रिंग है, ठीक है ना, पायरेनोज, फ्यूरेनोज, ठीक है ना। तो जो आपके पास फ्यूरेन रिंग है, फ्यूरेन रिंग, ठीक है ना, फ्यूरेनोज बात करते हैं, फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज का कार्बन नंबर 2, फ्यूरेनोज का कार्बन नंबर 2 होता है एनोमेरिक। अब तक हम बात कर रहे थे पैरेनोज की, ठीक है ना। तो पैरेनोज में तो कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक होता है, कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक होता है पैरेनोज के केस में। बट फ्यूरेनोज के केस में, फ्यूरेनोज के केस में कार्बन नंबर 2 होता है हमारे पास क्या, एनोमेरिक। तो आ जाओ, 1-2 लिंकेज देख लिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट्स सिस्टमेटिक नेम देख लो, क्या नेम तो आप खुद बना लोगे, नेम में क्या रखा है, थोड़ा सा ये यहीं पे नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो लिंकिंग बताओ कौन सी लिंकेज है, ओ टाइप है, ठीक है, सबसे पहले ओ टाइप है। फिर पहले वाले का नाम लिखेंगे, अल्फा डी ग्लूको, ओ टाइप है, अल्फा डी ग्लूको पायरेन रिंग है, पाय पायनो साइल, ठीक है ना। देन लिंकेज बताओ, 1-2 लिंकेज है। देन क्या होगा दूसरे वाले का, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। ये तो फ्यूरेनोसाइड लिख सकते हो आप, फ्यूरेनोज ना लिखे, फ्यूरेनो SIDE, फ्यूरेनोज भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूरेनोसाइड लिख देना, बहुत जगह देखने को मिलता है फ्यूरेनोज लिखा जाता है। तो हाँ कोई नहीं, नाम लिखना हमें आ गया। एन एनोमेरिक कार्बन ऑफ एज द एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ, देखो दोनों ही मोनोसेक्राइड, दोनों ही मोनोसेक्राइड, ये वाला मोनोसेक्राइड और ये वाला मोनोसेक्राइड, दोनों ही मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन, दोनों ही मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर चुका है किस चीज़ में, बॉन्डिंग में, ठीक है ना। जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है ना, बोथ दोनों मोनोसेक्राइड का आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सुक्रोज इज इन नॉन, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन यहाँ पार्टिसिपेट कर चुका है, दोनों एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुका है। तो दोनों एनोमेरिक कार्बन के पास, दोनों ही एनोमेरिक कार्बन के पास OH ग्रुप अब है ही नहीं। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, एक एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करता था तो दूसरे वाले एनोमेरिक कार्बन के पास हमारा फ्री ग्रुप रहता था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस एनोमेरिक कार्बन ने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, तो ये वाला एनोमेरिक कार्बन तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो इसके पास तो OH फ्री रहा। सेम हम देख चुके थे आगे कि इस एनोमेरिक कार्बन ने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, बट ये वाला एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सेम हर एक केस में देख रहे थे कि ये वाला एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में। बट इस केस में क्या है, इस केस में उल्टा है, सुक्रोज में, सुक्रोज के केस में दोनों ही एनोमेरिक कार्बन, दोनों ही एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। हैंस इट डज नॉट शो, अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है तो म्यूटर रोटेशन नहीं देखने को मिलेगा, और ये पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल है। आ जाओ, उससे पहले थोड़ा ये कुछ देख लो। मैनी नॉन कार्बोहाइड्रेट including artificial sweetener such as सैकरीन, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, सैकरीन हो गए, एस्पार्टेम हो गया, ठीक है ना,
सुक्रेलोज हो गया, जो होते हैं ये तीनों क्या हैं, ये तीनों नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं जो मिमिक करते हैं टेस्ट ऑफ शुगर को, मीन्स ये शुगर के जैसा टेस्ट करते हैं, मीठा टेस्ट आता है इसका, ठीक है ना, इसका टेस्ट मीठा रहता है, स्वीट टेस्ट होता है इन तीनों का, ठीक है, बट ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है। गिव कंपेरेटली लेस नंबर ऑफ कैलोरी, और इन तीनों में कैलोरी भी कम होती है एज कम्पेयर टू शुगर, एंड ये तीनों सस्ते भी हैं, चीपर है। दस दीज आर बीइंग यूज्ड इन स्वीटनर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फूड इंडस्ट्री में, बेवरेजेस इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट ऑफ डाइट एंड वेट के लिए, वेट लॉस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यू वुड सी देम इन मार्केट, आपको ये क्या स्वीट एंड लो स्प्लेंडा और इक्वल एंड शुगर फ्री के नाम से आपने देखा भी होगा। शुगर फ्री तो बहुत पॉपुलर है आजकल, शुगर फ्री तो बहुत लोगों ने देखा होगा। इसकी बाकी अगर मैं दिखाना चाहूँ, कुछ मैं लिस्ट कर रखा हूँ, देखो इक्वल के नाम से आता है, ठीक है, और कुछ है जो आता है स्वीट एंड लो, और ये आता था स्प्लेंडा के नाम से। स्वीट एंड लो तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1957 से ही है ये, और बाकी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। शुगर फ्री तो हम सबने कहीं ना कहीं ऐड में कहीं ना कहीं तो देख ही रखा होगा, शुगर फ्री, ठीक है। इट इज़ द मेजर फॉर्म ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, जो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है ना, बनता तो ग्लूकोज से, बट उसको उसके ट्रांसफ़र के लिए हम सुक्रोज की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है। ड्यू टू इट्स स्वीट टेस्ट, सुक्रोज इज़ यूज मेनली एज स्वीटनर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक मेल्टोस, मेल्टोस की तरह सुक्रोज कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली, सुक्रोज को भी हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सुक्रोज हो गया, मेल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, इन सबको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इनको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड में तोड़ो पहले। इट इज़ हाइड्रोलाइज बाय दी हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा आपको इसको हाइड्रोलाइज करने में, क्यों, क्योंकि इसी से बना हुआ है। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आप इसको ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज मिलेगा। एंजाइम यहाँ पे सुक्रेज काम करता है, ये तो इन्वर्टेज काम करता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये काम चलती हैं, ठीक है। सुक्रेज याद रखना, तीनों के लिए याद रखना, ठीक है ना। किसके लिए, ये हमारा सुक्रोज पढ़ लिया हमने, हमने मेल्टोस पढ़ा था, ठीक है ना, हमने मेल्टोस और लैक्टोस पढ़ा था, तो इसके लिए भी आपको याद रखनी है कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है। एंजाइम तो सिंपल सी है, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय द एंजाइम सुक्रेज चेंजेस इट्स ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो। देखो जो आपके पास सुक्रोज था ना, जो आपके पास सुक्रोज था उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पीपीएल प्लेन पोलराइज राइट लाइट को वो राइट की ओर मोड़ेगा, ठीक है ना, कितना 66.5, हमें ये नहीं याद रखना कितना मोड़ेगा, बस हमें ये याद रख लेना कि ये राइट की ओर मोड़ता था, सुक्रोज पीपीएल लाइट को राइट की ओर मोड़ता था, मतलब कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था सुक्रोज। बट जब इसको आपने कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज 92 डिग्री लेफ्ट घुमा दे रहा है और आपका ग्लूकोज 52 डिग्री राइट, तो दोनों में से आपने देखो आपने क्या बोला, मैंने चलो राइट की ओर घुमा दिया, राइट की ओर 52 डिग्री, 52 डिग्री, ठीक है ना, बट लेफ्ट की ओर भी तो घुमाओगे, वो 52 से ज़्यादा है, 92 आपने घुमा दिया, तो ओवरऑल क्या घुमाया, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल तो आपने लेफ्ट घुमाया ना, ओवरऑल देखोगे तो आपने लेफ्ट घुमाया। अंतर कितना है आप इसमें देख सकते हो, इसमें से माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे तो ये 40, ऑलमोस्ट ये 40 डिग्री का 40 डिग्री लेफ्ट की ओर घूमेगा, ठीक है ना, 40 डिग्री लेफ्ट। तो ये आपको क्या हो गया, इनिशियली तो आप देख रहे हो कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जब आप इसको इसके इसको तोड़ लोगे, ठीक है ना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, हैंस द नेम इन्वर्टेज, इसलिए इसका नाम जो इंजाइम है वो इन्वर्टेज है, इंजाइम का नाम इन्वर्टेज, क्योंकि इसने क्या कर दिया, जो ऑप्टिकल रोटेशन था उसको अलग, उसको चेंज कर दिया, ऑप्टिकल रोटेशन को ही चेंज कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इन्वर्जन अकर्स बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज हम जानते हैं इसका इतना होता है, ठीक है ना, रोटेशन कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज मिला था हमें और फ्रक्टोज मिला था, तो ग्लूकोज का रोटेशन देख लो 52 है, फ्रक्टोज का रोटेशन -92 है,
अब जो मिक्सचर का ओवरऑल रोटेशन आएगा, ठीक है ना, वो आएगा लीवो रोटेटरी। दिस मिक्सचर इज नोन एज इन्वर्ट शुगर एंड इज लीवो रोटेटरी मेनली बिकॉज ऑफ फ्रक्टोस। ये लीवो रोटेटरी बना क्यों? फ्रक्टोस की वजह से। विच ओवर राइट्स दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी इफेक्ट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इफेक्ट था 52 डिग्री, ठीक है ना, बट लीवो और रोटेटरी का इफेक्ट था 92 डिग्री, ठीक है। तो ये भारी पड़ गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे, ठीक है। ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे आपका फ्रक्टोस क्या हो गया? ओवरराइड कर दिया। तो बस सिंपल सी बातें थी और कुछ है नहीं। आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेगा बताओ कितना डिग्री राइट कितना डिग्री लेफ्ट, बस ये याद रख लेना। बस ये सिंपल सी याद रख लेना कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना। और जब सुक्रोज को ब्रेक डाउन करोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो ग्लूकोज हमारे पास मिलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज मिलता है लीवो रोटेटरी। बट फ्रक्टोज का रोटेशन ज़्यादा है कंपेयर टू ग्लूकोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज का रोटेशन ज़्यादा है, फ्रक्टोज पीपीएल लाइट को ज़्यादा मोड़ता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ठीक है। आप आसपास भी अगर याद रख लोगे ना, अगर 90 और 50 भी याद रख लोगे तो चल जाएगा काम। जरूरी नहीं है कि आप 52.5 बताओ ही बताओ, ठीक है ना। आप 90-50 करके याद रख लेना, अगर कुछ करना भी है तो, याद रखना भी है तो, ठीक है। जो 90-50 याद रख रहे हो तो दोनों में दो दो बढ़ा दो। 90 याद मत, 90 रखो याद, 90 रखो याद 50, फिर बोलना यार चलो दो दो बढ़ा देते दोनों को, 52 कर देना, 92 कर देना, ठीक। बट कोई ज़रूरत नहीं। आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि आप इन दोनों डाटा को ना लिख के भी आप अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। तो चलो सुक्रोज के बारे में इतना ही था। आगे हम बढ़ेंगे थ्रेलोस के बारे में। ट्रेहेलोस। तो बात करते हैं ट्रेहेलोस की। ट्रेहेलोस इज ए होमोडाइसेक्राइड, मीन्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड होंगे वो सेम होंगे। दोनों ही ग्लूकोज है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड यहाँ पे सेम है, इसलिए हम बोलते हैं होमोडाइसेक्राइड। इन विच टू ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड बाय, देख लो 1-1 लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा आपका एनोमेरिक कार्बन, ये रहा आपका एनोमेरिक कार्बन। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, अल्फा 1-1 लिंकेज देखने को मिल रही है, ठीक है ना। आप पहला वाला मोनोसेक्राइड देखो, ये अल्फा फॉर्म है, ओ एच नीचे की ओर रहा होगा। दूसरा वाला देखो, ये आपका एनोमेरिक कार्बन, उस पर ओ एच नीचे की ओर रहा होगा। मीन्स दोनों ही फॉर्म आपके पास कैसे हैं? अल्फ़ा। दोनों ही फॉर्म कैसे हैं आपके पास? अल्फ़ा। तो यहाँ से बीटा को मिटाओ, यहाँ पे अल्फ़ा को लगाओ, तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में 1-1 लिंकेज। अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में अगर 1-1 लिंकेज है तब आपके पास क्या बोलोगे? ट्रेहेलोस, ठीक है। नहीं तो मैल्टोस बोल देना। अगर 1-4 लिंकेज है, 1-4 लिंकेज में हम मैल्टोस बोल रहे थे, 1-1 लिंकेज में हम बोल रहे हैं कि ये ट्रेहेलोस। अल्फा 1-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिस्टमेटिक नेम आप क्या दे सकते हो? सिंपल सी है, सबसे पहले तो ओ है, ओ टाइप है तो ओ बोलेंगे। फिर क्या देखोगे? पहले वाले का नाम क्या है? अल्फ़ा डी ग्लूकोपायनोसाइल। हम कितने बार तो लिख सकते हैं, कितने बार लिख चुके हैं? ग्लूकोपायनोसाइल। देन क्या करोगे? लिंकिंग बताओगे 1-1 देन दूसरे वाले का नाम अल्फ़ा डी ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। ओ अल्फा डी ग्लूकोपायनोसाइल, देन 1-1 लिंकेज, देन अल्फा डी ग्लूकोपायनोसाइड। पायनोसाइड और पायनोज दोनों ही लिख सकते हो आप। पायनोज लिखो, पायनोसाइड लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। पायनोज लिख सकते हो। As anomeric carbon of both glucose molecule are involved in glycosidic formation, अब आप बोल सकते हो कि दोनों ही एनोमेरिक कार्बन जब पार्टिसिपेट कर चुके हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करने में तो उनके पास OH ग्रुप तो है ही नहीं, फ्री OH ग्रुप। अगर फ्री OH ग्रुप नहीं है तो आप इसको बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सेम बात है, ठीक है ना, कि ये आपके पास बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट ये नहीं देंगे, ठीक है ना ये म्यूटारोटेशन को शो करेंगे, ठीक है, नॉर्मल घिसी पिटी बात है। अब देखो, देयरफॉर इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ट्रेहेलोस इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोलिम्फ, ठीक है ना। जो आपके पास इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट हो गए, आर्थ्रोपोड हो गए,
बेसिकली हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, इनवर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है ना, तो उनमें आपको ट्रेलोस पाया जाएगा। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है, टेम्परेचर में जब चेंज आती है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर कुछ और एसिडिक कंडीशन, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, तो इसको चेंज होने पे ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ट्रेलोस उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर चेंज के लिए। Hence, it is found in organisms that are naturally subjected to variations in temperature। जो ऑर्गेनिज्म ऐसे 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 हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज देखा जाता है, ठीक है ना, और कुछ अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी देखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे में इन ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे बैक्टीरियल स्पोर्स में देखा जाएगा, ये ईस्ट में देखा जाएगा, इंसेक्ट्स में देखा जाएगा, ठीक है ना, क्या, ट्रेलोस। बस सिंपल बातें थी। मेन तो यही रहता है हमारा, किस चीज़ से बना हुआ है, लिंकिंग कैसे कैसी है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है, नाम लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ओ एच ग्रुप फ्री है कि नहीं है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, यही सब मेन चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे हाइयर ओलिगोसेकेराइड के बारे में। बाय।